हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा था जहां वांग जी विंग से कहता है, आपको एक हक देना चाहा था अपने बॉयफ्रेंड बनने का, मगर आपने वो हक खो दिया है, इसलिए प्लीज़ सर मुझे समझाना बेकार है। अब आगे। ये कहते हुए वांग जी एक बार फिर से विंग को फ्रेश होने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर विंग सोचता है, ये इस लड़के को क्या हो गया है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। ये सोचते हुए वो वॉशरूम में चला जाता है और फिर कुछ देर बाद वांग जी रूम में आता है। विंग को आवाज़ देते हुए कहता है, सर आपके कपड़े बेड पर रखे हैं। ये कहकर वो कुछ और काम में लग जाता है। तभी हमारा विंग वॉशरूम से बाहर आता है। उसने वही कपड़े पहन लिए थे। तभी बाहर आकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी विंग को देखकर पूछता है कि उन्होंने कल वाले कपड़े ही क्यों पहने हैं। विंग कहता है, क्योंकि तुम 5 मिनट लेट आए हो। वांग जी कहता है, क्या मतलब। विंग कहता है, वो मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत है ना, इसलिए मुझे नहाने में भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, और तुम 7 मिनट लेट आए हो। वांग जी तो विंग के कैलकुलेशन देखकर शौक। तभी विंग कहता है, वैसे थैंक यू वांग जी, कल मेरी जान बचाने के लिए, और अब मैं जा रहा हूँ, बाय। वांग जी कहता है, क्या आप जा रहे हो। विंग कहता है, हाँ वांग जी, पर तुम इतना शौक क्यों हुए, क्या हुआ। वांग जी कहता है, सर अभी आप नहीं जा सकते। विंग कहता है, क्या, पर क्यों। वांग जी कहता है, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है और मैं परफेक्ट हूँ, इसलिए अब तुम मेरी चिंता मत करो, और वैसे भी मुझे बहुत काम है। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगे, और हाँ, कुछ दिन आप अपनी जॉब पर भी नहीं जाओगे। विंग कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। विंग कहता है, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। वांग जी ये सुनकर चुप हो जाता है। इधर विंग अपने कपड़े उठाता है और फिर से बाय कहकर जाने लगता है, मगर अचानक ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से विंग अनबैलेंस हो जाता है और सीधा वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है, जिस वजह से दोनों बेड पर गिर जाते हैं और उनके बीच में एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। ये देखते हुए दोनों ही अपनी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वांग जी के गेट पर नॉक होता है। ये सुनते ही विंग और वांग जी जल्दी से उठते हैं और गेट की तरफ देखते हैं जहाँ सिचेन खड़ा था। वांग जी सिचेन को देखकर कहता है, गगा आप यहाँ। तभी सिचेन कहता है, हाँ वांग जी, वैसे मिस्टर विभूषण आपकी तबीयत कैसी है। विंग कहता है, ठीक है मिस्टर लेन, एंड थैंक यू सर मेरा ध्यान रखने के लिए। सिचेन कहता है, थैंक यू बोलना ही है तो आप मेरे भाई वांग जी से कहिए, क्योंकि कल पूरा दिन और पूरी रात वांग जी ने ही आपका ध्यान रखा है। वैसे आप बहुत लकी पर्सन है मिस्टर विभूषण। विंग शौक होकर कहता है, लकी मतलब। सिचेन कहता है, लकी इसलिए क्योंकि आज से पहले वांग जी ने किसी की इतनी केयर नहीं की और ना ही इतना परेशान रहा है। आप वो पहले पर्सन हो जिसके लिए मेरे भाई ने इतनी फिक्र दिखाई है और केयर की है, वरना वांग जी किसी की केयर करे, इम्पॉसिबल। वैसे मैं यहाँ आया था कि अगर आप लोग फ्रेश हो गए हो तो क्या अब हम ब्रेकफास्ट करें। विंग कहता है, सॉरी मिस्टर लेन, पर मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सच में मुझे काफ़ी लेट हो गया है, और वैसे भी पहले मुझे घर जाना और फिर मुझे अकेडमी जाना होगा। सिचेन कहता है, पर मिस्टर विंग अभी आप सही नहीं है, इसलिए अभी काम करना मुमकिन नहीं होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है अभी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, क्योंकि आपके सर पर चोट लगी है और अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर लेन, और वैसे भी आप डॉक्टर को तो जानते ही हो ना, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं, मगर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिचेन कहता है, वो तो बात ठीक है मिस्टर वी, मगर जिस डॉक्टर से हमने आपका इलाज करवाया है वो चाइना का बेस्ट डॉक्टर है, और साथ ही हमारा फैमिली डॉक्टर भी है, और उसी ने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट को कहा है। तभी वांग जी कहता है, गगा आप फिक्र मत कीजिए सर, कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही है हमारे साथ, और वैसे भी आप चलिए हम अभी नीचे आते हैं। ये कहते हुए वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। तभी सिचेन कहता है, ओके वांग जी, तुम दोनों जल्दी ब्रेकफास्ट टेबल पर आओ। वांग जी ओके कहता है। अब सिचेन वहाँ से चला जाता है। इधर विंग वांग जी से कहता है, वांग जी ओके अब मैं चलता हूँ। वांग जी ये सुनकर अपने डार्क वॉइस में कहता है, सर शायद आपने अभी गगा की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ना, डॉक्टर ने कहा कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है, इसलिए अब आप मेरे साथ चलिए, अच्छे से ब्रेकफास्ट कीजिए और फिर आराम कीजिए। और रहा एकेडमी का सवाल, तो वहाँ मैंने आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन भेज दी है, इसलिए अब बेकार की बात करना ठीक नहीं है, और अब चुपचाप मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए
वांग जी आगे जाने लगता है। तभी वो रुककर पीछे देखता है जहाँ विंग अभी भी खड़ा था। वांग जी विंग से कहता है, सर आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब विंग कोई जवाब न देते हुए वांग जी के पीछे चलने लगता है। कुछ देर बाद वो नीचे आकर ब्रेकफास्ट करते हैं और जब उनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है विंग फिर से कहता है, वांग जी अब मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है, कहाँ? विंग मुस्कुराकर कहता है, अपने घर। और कहाँ? वांग जी कहता है, देखिए सर मैं अभी आपके साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ और वैसे भी मैंने कहा ना आप अभी कहीं नहीं जा सकते। विंग कहता है, पर क्यों वांग जी, मैं क्यों नहीं जा सकता? वांग जी कहता है, क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो वांग जी को बाय कहकर जाने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, आपको मेरी बात समझ नहीं आती सर। और वो विंग को अपने कंधे पर उठाता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखते हुए विंग कहता है, वांग जी छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है ना? मगर वांग जी विंग के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और कमरे में आकर विंग को बेड पर पटकते हुए उसके ऊपर आ जाता है और विंग की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब आप केवल आराम कीजिए बस। ये कहकर वांग जी विंग के ऊपर से उठ जाता है। तभी विंग वांग जी का सहारा लेते हुए उठने की कोशिश करता है मगर अचानक वांग जी की शर्ट फट जाती है क्योंकि विंग ने वांग जी की ही शर्ट पकड़ी हुई थी। उसने उठने का सहारा लेने के लिए और इसी चक्कर में वांग जी की शर्ट फट जाती है जो देखते हुए विंग और वांग जी दोनों ही शौक। तभी वांग जी कहता है, अगर आपको मेरी बॉडी देखने का इतना ही मन कर रहा था तो मुझे कह देते, मेरी शर्ट फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? और वांग जी फिर से विंग के सामने शर्टलेस हो जाता है और अब विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी की शर्टलेस बॉडी को ही देख रहा था जो बहुत ज़्यादा ही हॉट मस्कुलर लग रही थी। भले ही वांग जी अभी 20 साल का है मगर उसकी बॉडी, उसकी शरीर की बनावट एकदम 23 साल के अल्फा की तरह ही दिख रही थी। अब विंग सलाइवा गटकते हुए कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मैं ये शर्ट फाड़ना नहीं चाहता था। वो तो पता नहीं कैसे हो गया। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वैसे ही शर्टलेस विंग के पास बैठ जाता है। विंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? जाओ दूसरी शर्ट पहन लो। वांग जी कहता है, क्यों? और वैसे भी आपने वो शर्ट भी फाड़ दी तो इससे अच्छा तो यही है ना, मैं ऐसे ही आपके सामने रहूं। विंग कहता है, नहीं वांग जी, तुम ऐसे मेरे सामने नहीं रह सकते। वांग जी कहता है, क्यों? क्या आपको मुझे देखकर कुछ हो रहा है क्या? और वैसे भी मुझे पता है आप ओमेगा हो और एक ओमेगा किसी अल्फा को ऐसे निकट देखता है तो उसे कुछ कुछ होता है। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है और मत भूलो वांग जी, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा सीनियर भी। वांग जी कहता है, नो सर, अब आप मेरे सीनियर नहीं हैं। हाँ आप मुझसे बड़े हैं तो क्या हुआ, तो है तो आप एक ओमेगा ही ना। विंग कहता है, देखो वांग जी, जाओ शर्ट पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, आप फिर से मुझे अपनी बॉडी हीट दे देना। विंग शॉक होकर कहता है, वांग जी तुम इतना जिद्दी क्यों हो? वांग जी कहता है, सर मैं जिद्दी नहीं था, आपने मुझे जिद्दी बनाया है। भूल गए आपने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। बस ये सब उसी के लिए है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं आपको अपना बना के ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े। और हाँ सर, अब आप मुझे रोक सको तो रोक लो। ये कहते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और अपनी चेस्ट पर रख देता है। ये देखते ही विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। तभी वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रखता है और उसे किस करने लगता है। विंग वांग जी के इस सडन एक्शन से शॉक की और मन में सोचता है, ये लड़का क्या कर रहा है, जबकि मैंने इसे बता दिया है कि मैं इससे प्यार नहीं करता। और वांग जी अभी भी विंग के लिप्स को सक किए जा रहा था। इधर विंग की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसका भी उस पर से कंट्रोल छूट रहा था और फिर न चाहते हुए हमारा विंग भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। ये देखते ही हमारा वांग जी मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग भी उसे पसंद करता है और उस दिन भी विंग प्यार की वजह से ही वांग जी के करीब आया था। और विंग ने उस दिन जो कुछ भी बैड थिंक वांग जी के साथ किए थे वो प्यार में ही किए थे, ना कि ये सोच के कि वांग जी उसका जूनियर है। अब वांग जी विंग को किस किए जा रहा था, वहीं हमारा विंग भी वांग जी के किस में एकदम मेल्ट हो चुका था। इधर अब विंग के हाथ वांग जी की बॉडी पर स्लाइड होने लगे थे, वहीं हमारा वांग जी भी कपड़ों के ऊपर से ही विंग की बैक को टच करने लगा था। तभी फिर से वांग जी को विंग के वही निशान फील होते हैं और वो एकदम से किस को ब्रेक कर लेता है और जल्दी से विंग की शर्ट को खोल देता है और फिर विंग की बैक को देखते हुए कहता है, सर ये निशान कैसे है और किसने दिए? अब जाके विंग को एहसास होता है कि वांग जी क्या पूछ रहा है और वो एकदम
अब एकदम होश में आता है और वांग जी को अपने से दूर पूछ करके कहता है कुछ नहीं, और जल्दी से शर्ट पहनने लगता है। तभी वांग जी विंग के हाथ से शर्ट छीनकर फेंक देता है और विंग से कहता है बताइए सर, ये निशान कैसे आए आपके बैग पर। विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम। वांग जी अब अपनी डार्क और में आते हुए और वो अपने अग्रेसिव वाले फेरोमोन्स भी रिलीज करते हुए विंग से पूछता है मैंने पूछा ये निशान आपके बैग पर क्यों आए सर, ये निशान आपको किसने दिए, अब बताइए मुझे किसने दिए। वहीं विंग को जब एहसास होता है कि वांग जी अपना अग्रेसिव वाला फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है, वो वांग जी से कहता है वांग जी अपने इन अग्रेसिव फेरोमोन्स को रिलीज करना बंद करो इसे वांग जी। वांग जी कहता है ओके मैं बंद कर दूंगा, मगर पहले आप मुझे बताइए ये निशान आपके बैग पर कैसे आए। क्या ये निशान उन्हीं लोगों ने दिया है जो कल आपके घर आए थे। अगर ये निशान उन्होंने दिया है तो आई श्वेर सर मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। जो सुनते ही विंग कहता है नहीं वांग जी तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे और ना ही ये निशान उन लोगों ने दिए हैं। वांग जी कहता है तो फिर बताइए आपको किसने ये निशान दिए हैं, बताइए सर बताइए। ये कहते कहते वांग जी अपना अग्रेसिव वाला फेरोमोन्स रिलीज करते ही जा रहा था, जिसे इनहेल करने से विंग की हालत ख़राब हो जाती है और वो वांग जी से कहता है ओके ठीक है बताता हूँ, मगर उससे पहले ये फेरोमोन्स रिलीज करना बंद करो। वांग जी कहता है ओके और फिर वांग जी खुद को काम डाउन करता है और फिर अपने कामुक और स्वीट फेरोमोन्स रिलीज करता है, जिससे विंग को आराम मिलता है। और अब वांग जी पूछता है बताइए सर ये निशान कैसे आए। जब विंग वांग जी से अब विंग वांग जी से कहता है वांग जी ये निशान ही है जो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक रहा है, ये निशान ही है जो मुझे तुमसे दूर रहने को मजबूर कर रहा है, ये निशान ही है जिस वजह से मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता, ये निशान ही है जिसकी वजह से मैं आज तक किसी से प्यार नहीं कर पाया, ये निशान ही है वांग जी जिसने आज तक मुझे जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये निशान ही है जो मुझे मेरा मकसद याद दिलाता है, वो मकसद जिसमें मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, मेरा हंसता खेलता परिवार एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वांग जी कहता है क्या मतलब सर, साफ साफ बताइए। विंग कहता है तुम्हें याद है तुमने उस दिन कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि 15 साल की उम्र से। जब तुमने ये कहा तब मैंने सोचा कि तुम 15 साल की उम्र से मुझे कैसे प्यार कर सकते हो, तुमने मुझे कहाँ देखा। फिर मुझे याद आया मैंने तुम्हें उसी घूसू के मिडिल स्कूल में देखा था, तब मुझे याद आया शायद उसी दिन से तुम मुझे प्यार करने लगे हो, जब शायद मैंने बेंचाओ को पकड़ा था, है ना, तुम तब से ही मुझे प्यार करने लगे थे ना। वांग जी कहता है हाँ सर, क्योंकि उस समय सबको पता था कि उस लड़की को फांसी पर लटकाने के पीछे बेंचाओ का ही हाथ होगा, जहाँ सबने उस मासूम ओमेगा गर्ल के केस को दबाने की कोशिश की वहीं आप थे जिसने उस ओमेगा गर्ल को इंसाफ दिलाया। और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपके जैसे ही बहादुर निडर पुलिस ऑफिसर बनूंगा और रोज़ आपके बारे में ही सोचता था, और फिर आपके बारे में सोचते सोचते कब मुझे आपसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। तभी वांग जी पूछता है पर सर उस केस और इस निशान का क्या कोई संबंध है क्या। विंग कहता है हाँ वांग जी बहुत गहरा संबंध है, तुम तो जानते थे ना वेंचाओ एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता है। वांग जी कहता है हाँ सर, तो इसका मतलब आपको ये निशान वेंचाओ की फैमिली ने दिए हैं। विंग कहता है नहीं वांग जी ये निशान मुझे खुद वेंचाओ ने दिए हैं। वांग जी शौक होकर कहता है क्या, पर वेंचाओ को तो सज़ा मिल चुकी थी ना। फिर कैसे। विंग कहता है हाँ सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन केवल दुनिया की नज़र में, बाकी तो वो वैसे ही ऐशो आराम से अपनी लाइफ को जी रहा था। और फिर एक दिन मैं अपने पुलिस स्टेशन से घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी मॉम और मेरे डैड दोनों खून से लथपथ फर्श पर गिरे हैं। तभी अचानक मैंने देखा किसी ने मेरे पीछे वार किया, और जब मैं पलटा तो देखा मेरे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। मैं उनसे कुछ पूछता तभी अचानक मुझ पे पीछे से 3-4 गोली चली। मैं फिर उस पर्सन को देखने के लिए पीछे पलटा तो देखा मुझ पर गोली चलाने वाला पर्सन वेंचाओ था, और जैसे ही मैंने वेंचाओ से कुछ पूछना चाहा तो फिर से पीछे से उस गार्ड ने मुझ पर नाइफ से वार किया और मैं फर्श पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मगर तभी मैंने अपने उन बंद होती आंखों से देखा कि हमारे सर पुलिस कमिश्नर वेंचाओ के साथ मिला है, और उन्होंने वेंचाओ से कहा कि तुम्हारा बदला पूरा हो गया है ना, तो चलो अब यहाँ से। और फिर वो लोग मुझे मरते हुए छोड़कर चले गए। वो तो मेरे अंकल है जियान फेमियान, वो संघाई में रहते हैं। शायद जब डैड 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 पर वेंचाओ ने गोली चलाई तब मेरे डैड अंकल से बात कर रहे थे,
और अंकल ने गोली की आवाज़ सुन ली और वो उसी समय संगाई से यहाँ बीजिंग पहुँचे, जहाँ उन्हें पता चला कि मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे भी डॉक्टर ने डेथ घोषित कर दिया था। वो तो अंकल ने बताया कि कोई मैजिक हुआ और अचानक मेरी सांसें चलने लगी। उसके बाद में अंकल में मुझे संगाई ले गए, जहाँ मैं एक हफ्ते बेहोश था। एक हफ्ते बाद होश में आया और पूरी तरह रिकवर होने में 2 महीने लग गए। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वेन चाओ को बेल मिल चुकी थी और हमारा पुराना पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया और जाकर वेन चाओ के डैड की गोद में बैठ गया। और फिर मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए हमारे सीनियर ने मुझे इंस्पेक्टर की जॉब से निकाल कर अकेडमी में भेज दिया, एक ट्रेनर के रूप में। और तब से लेकर अब तक मैं वेन चाओ, उसके डैड वेन रूहान और कमिश्नर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और उन्हें तलाश कर रहा हूँ, ताकि अब मैं उनसे अपने सीने में लगी बदले की आग को शांत कर सकूं। इसलिए वांग जी, मैं अभी तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए प्लीज़ वांग जी, मुझे फोर्स करना बंद करो और आइंदा से मेरे सामने भी मत आना। ये सुनकर तो हमारा वांग जी इमोशनल हो जाता है और वो विंग को हक करके कहता है, सर, आपके इस बदले की आग को मिटाने में मैं आपका साथ दूंगा। विंग कहता है, नहीं वांग जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पहले सोचा था कि मैं इस लड़ाई में न्यू सेन सुयान और तुम्हारी हेल्प लूँगा, मगर फिर मैंने सोचा ये लड़ाई मेरी है और मुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं इस लड़ाई में तुम तीनों को शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि इसमें कौन कौन मिला है। वांग जी कहता है, जो भी हो सर, मगर मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ये बात मैं सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, बल्कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे फिर से एक हॉट डीप पैशनेट किस करता है और कुछ देर बाद किस को ब्रेक करता है और गहरी सांसें लेते हुए कहता है, सर, अब आप वेन चाओ, उसके फादर वेन रूहान और वो कमिश्नर, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। मैं उन्हें ढूंढूंगा आपके लिए, अपने प्यार के लिए, मगर उससे पहले आपको यहीं रहकर अच्छे से रेस्ट करना होगा। और हाँ, अपने इस बड़े से दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, समझे। विंग में मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अब कुछ दिनों बाद वांग जी ने विंग के लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया था। साथ ही विंग को बिना बताए कुछ बॉडीगार्ड भी उसके आसपास लगा दिए थे। साथ ही वांग जी ने फिर से अकेडमी आना शुरू कर दिया था, जहां वो अब अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ विंग के साथ फ्लर्ट भी किया करता था। विंग भी वांग जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था और अब एक दिन विंग और वांग जी फिर से एक लास्ट बार जंगल में गए हुए थे। इस बार दो दो की टीम बनाई गई थी, जहां विंग और वांग जी साथ ही गए थे, वहीं न्यू सेन और शुयान साथ गए हुए थे। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां वो सभी लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और जंगल में काफ़ी इंजॉय करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं और ड्रिंक वगैरह करते हैं, अपना इंजॉय करते हैं और फिर सभी अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। जहां नाइट में हमारे विंग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात को बाहर आकर इधर उधर घूमते घूमते निकल जाता है। वहीं जब हमारे वांग जी की भी नींद खुल जाती है तो वो भी विंग को ढूंढता है। जहां वो विंग को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है, जहां वांग जी देखता है कि विंग एक चट्टान पर बैठा है और तारों को देख रहा है। तभी हमारा वांग जी भी उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है और विंग से पूछता है वो क्या देख रहा है, वो भी इतनी रात को। जो सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं वांग जी, सोच रहा हूँ। तभी वांग जी पीछे से विंग को हक करके कहता है, वो क्या सोच रहा है। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस यही कि कल तुम सब लोगों की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और कल के बाद तुम्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाएगा और कल से तुम सभी कैंडिडेट की नई जर्नी शुरू हो जाएगी। और अब हम वहीं उसी जगह, फ़र्क इतना है कि कल से तुम लोगों की जगह और होंगे, अब हमें उन्हें ट्रेन करेंगे। तभी पीछे से वांग जी विंग को होल्ड करके कहता है, हाँ विंग, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। विंग कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, नहीं विंग, अगर तुम्हें छोड़कर चला गया और किसी और का दिल तुम पर आ गया तो मैं क्या करूँगा। विंग कहता है, शट अप वांग जी, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और फिर तुम्हारे होते हुए किसी और की मजाल है जो मुझे देखे। वांग जी कहता है, हाँ ये तो सही कहा तुमने। और यही कहते कहते वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करने लगता है, जहाँ विंग किस को ब्रेक करते हुए कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने विंग से प्यार कर रहा हूँ। विंग कहता है, यहाँ अगर किसी ने हमें देख लिया तो। वांग जी कहता है, इस जंगल में हमें देखने कौन आ रहा है। विंग
कोई भी नहीं। तभी सभी मस्त करके सो रहे हैं। विंग कहता है, अच्छा फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सोए क्यों नहीं? वांग जी कहता है, विंग मैं कैसे सोता जब तुम मेरे पास ही नहीं थे। और फिर से विंग के लिप्स पर अपना लिप्स रखता है और उसे किस करने लगता है। वहीं विंग भी वांग जी को किस बैक करने लगता है और फिर धीरे धीरे वांग जी विंग के शर्ट के बटन खोलकर उसके नेक पर, उसकी बैक पर साथ ही उसके चेस्ट को स्क्वीज करता है और विंग के निप्पल को सक करने लगता है, जहां विंग बस मॉर्निंग करने लगता है। और फिर फाइनली वो दोनों वही उसी जंगल में एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद वांग जी विंग को गोद में उठाकर कैंप में लाता है और टेंट में जाने के बाद फिर से इंटीमेट होते हैं, जिस कारण विंग की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे बहुत पेन हो रहा था, मगर साथ ही उसे प्लेजर भी मिल रहा था। और इसी तरह वो 3-4 राउंड लेते हैं, इंटीमेट होते हैं। और अब अगली मॉर्निंग वो सभी लोग कैंप में वापस आ चुके थे। तभी हमारे वांग जी को खबर मिलती है कि बेंचाओ और वो कमिश्नर थाईलैंड में है।